Hi everyone, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, आज के सेशन में हम मार्च यूजीसी नेट 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी रेलिवेंट होगा आज का सेशन। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड डू शेयर योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोडक्ट्स प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द कस्टमर्स इज लो। आपको इस क्वेश्चन में कुछ सर्विसेज गिवन है, कार रेंटल्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विसेज, रिटेलिंग, और आपको बताना है इनमें से कौन से सर्विसेज के केस में प्राइस सेंसिटिविटी जो है कस्टमर्स की वो लो होगी। प्राइस सेंसिटिविटी का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत इजीली यहाँ पर आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होता है प्राइस सेंसिटिविटी? प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से कस्टमर की डिमांड किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विसेज को लेके कितने से अफेक्ट कर रही है, ज्यादा अफेक्ट हो रही है या फिर कम अफेक्ट हो रही है ना। कस्टमर की जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो ज्यादा से अफेक्ट हो रही है या कम से अफेक्ट हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से, उसे हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे प्राइस सेंसिटिविटी हाई है। और अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है, कम अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे प्राइस सेंसिटिविटी लो है। अब आप इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखिए, कार रेंटल्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विसेज, रिटेलिंग। आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा केस है जहां पर प्राइस के चेंज होने से कस्टमर की जो डिमांड है उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी। तो वो है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज हमारा असेंशियल्स में काउंट होता है, असेंशियल्स में कवर होता है ना, नेसेसिटी है। एक पेशेंट को अगर रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की, तो वो ऑफ कोर्स उसे अवेल करेगा, है ना, उसे फॉरगो नहीं कर सकता है। प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसे तो वो मेडिकल सर्विसेज अवेल करनी ही पड़ेगी अगर उसे रिक्वायर्ड है तो। और वैसे भी मेडिकल सर्विसेज हमारी एसेंशियल में ही कवर होती है। तो यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से, मेडिकल सर्विसेज के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो कस्टमर की जो डिमांड है उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके वो ज्यादा से अफेक्ट नहीं होगी। और जब डिमांड ज्यादा से अफेक्ट नहीं होती है प्राइस के चेंज होने से, तो हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो लो है। ठीक है, अब बाकी केस देखिए, कार रेंटल्स, ट्रांसपोर्ट, रिटेलिंग, यहां पर प्राइस सेंसिटिविटी नॉर्मली हाई रहती है हमारी, क्योंकि कस्टमर देखता है कि उसके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या उसके पास टाइम पीरियड है या नहीं है। तो बाकी केसेस में हमारी प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो जनरली हाई रहती है, लेकिन मेडिकल सर्विसेज ऐसा केस है जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी हमारी लो होती है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेडिकल सर्विसेज। सो गाइज यहाँ पर देखिए, प्राइस सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। यूजीसी ने 2021 एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया कि प्राइस सेंसिटिविटी इनमें से कौन से केस में हाई होगी, और इस बार आपसे पूछ लिया प्राइस सेंसिटिविटी लो कौन से केस में होगी। कार रेंटल्स और रिटेलिंग वाला ऑप्शन तो इस बार भी क्वेश्चन में मेंशन थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस ना आपके अल्टीमेटम बेस हैं प्रिपरेशन के। प्रीवियस ईयर्स अगर आपने अच्छे से लगाए हुए ना तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं उसे। ठीक है जी, और कोर्स में देखिए कि ये प्राइस सेंसिटिविटी का मीनिंग आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया गया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग हमने शुरू इससे किया था कि कितना सेंसिटिव है आपकी डिमांड प्राइस को लेके। ठीक है, और ये मेडिकल सर्विसेज का एग्जांपल आपको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कवर करवाया गया था कि जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं आपके लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, एल्कोहल, तंबाकू, ये सब एडिक्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, वो सब हमारे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कवर होते हैं, यानी कि डिमांड जो है ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है प्राइस के चेंज होने से। चलिए जी, अगले सवाल पर आते हैं। द स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करना ये कौन से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है या कौन से इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर है? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप किसी इकोनॉमिक इशू को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और जब आप किसी इकोनॉमिक इशू पे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि आप अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स से आप सिंपली बता रहे हैं कि वर्कर्स का जो वेज रेट है वो 250 रुपीज पर आवर है।
ये क्या हो गया, आप किसी इकोनॉमिक इशू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है। अगर आप कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का जो वेज रेट है वो 250, इट शुड बी मोर देन 250 रुपीज पर आवर, तो ये क्या है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो ये क्या है, आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो ये वाला जो स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला सब्जेक्ट मैटर है वो ना तो हमारा डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में आएगा या फिर ना तो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ ना कि आप लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर फैक्ट लेके, जब आप किसी फैक्ट को की बात कर रहे होते हैं या आप उस पर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा हमें इस क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब आप इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंडिविजुअल सेक्टर की बात कर रहे हैं विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कैसे इश्यूज यहाँ पर कवर होते हैं जनरली, जैसे हम कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के इनकम और सेविंग की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं रादर देन इंडिविजुअल यूनिट्स, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। अब स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर है। ठीक है, ये ओवरऑल इकोनॉमी का फिनोमिना है, तो इसीलिए ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बनता है। ठीक है, ये हेल्थ इंडिकेटर है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हेल्थ इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस, कोर्स में देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, ये डिटेल्ड में आपके साथ कवर्ड है विद एग्जांपल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सेवरल इश्यूज कवर होते हैं, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मैटर फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया हुआ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा की इंडिकेटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो आई होप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज हैज द मोस्ट इनइलास्टिक डिमांड। मोस्ट इनइलास्टिक डिमांड आपको बताना है कौन सी कॉमोडिटी की है। हाईली इनइलास्टिक डिमांड बताना है आपको कौन सी कॉमोडिटी की है, सिगरेट, सोप, आइसक्रीम या फिर सॉल्ट। तो पहले तो आप उन कॉमोडिटीज को एलिमिनेट कर दो जिनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक नेचर की है। तो सोप और आइसक्रीम ये हमारी जनरली नॉर्मल गुड्स में कवर होते हैं और इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक है, अब सिगरेट और जो सॉल्ट है इनकी डिमांड इनइलास्टिक नेचर की होती है, बट आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन चूज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी कॉमोडिटी की हाईली इनइलास्टिक डिमांड है। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सिगरेट की डिमांड इनइलास्टिक नेचर की होती है, हाईली इनइलास्टिक की होती है, क्योंकि जो हैबिचुअल है, जो एडिक्टेड है, वो तो सिगरेट को कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए। लेकिन आप ये देखिए, सिगरेट जो है सिर्फ एडिक्टेड पर्सन को ही कैडर कर रहा है, लेकिन सॉल्ट जो है ये तो एवरी कॉमन पर्सन को चाहिए। सॉल्ट तो हमें हर खाने में चाहिए, है ना, सॉल्ट के बिना तो खाना बेस्वादा होता है। सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। सिगरेट का फिर भी कोई ना कोई सब्सटीट्यूट निकल आएगा, लेकिन सॉल्ट का तो कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो सॉल्ट की डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता है अगर उसका प्राइस चेंज होता है। सॉल्ट तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, और उतना ही कंज्यूम करेगा जितना वो पहले कंज्यूम कर रहा था, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस के कम होने से वो सॉल्ट ज्यादा डालना शुरू कर देगा अपने खाने में क्योंकि वो सस्ता हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। सॉल्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए इन ऑलमोस्ट ऑल द फूड्स एंड इट हैज ऑलमोस्ट नो सब्सटीट्यूट। ठीक है, इसीलिए सॉल्ट जो है उसकी इलास्टिसिटी लो होती है, यानी कि हाईली इनइलास्टिक डिमांड होती है सॉल्ट की। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सो अगेन डिमांड एनालिसिस से काफी सिंपल, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको मोस्ट इनइलास्टिक डिमांड वाली कॉमोडिटी चूज करनी थी, और इनइलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिटेल में कोर्स में कवर्ड है, और इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं जहां पर हमने बाइफिकेट किया हुआ है कि इलास्टिक डिमांड कौन सी कॉमोडिटी की होती है और इनइलास्टिक डिमांड कौन सी कॉमोडिटी की होती है, वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे। Okay, now moving forward to the next question. Sales revenue maximization as an alternate objective of business firm was postulated by whom of the following? Option 1 O.E. Williamson, Option 2 Cyrus and Marsh, Option 3 W.J. Baumol, Option 4 K.W. Rothschild। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन तो वैसे भी बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद जब आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वो रिवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला ही ऑब्जेक्टिव है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है या ऑब्जेक्टिव जो
है WJ बॉमोल ने प्रोपाउंड किया था। उन्होंने बताया कि एक बार फर्म जो एक्सेप्टेबल लेवल पर पहुंच जाती है प्रॉफिट के, उसके बाद जो मेन गोल होता है वो फर्म का क्या होता है, रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होता है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, अब विलियमसन की बात करें तो विलियमसन ने मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की बात की थी। सायरेट एंड मार्च ने सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर की बात की थी। रॉथशील्ड ने सिक्योर प्रॉफिट्स की बात की थी। ठीक है, सो आपको सभी ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके इकोनॉमिस्ट, उनके प्रोपाउंडर्स का आपको पता होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव में क्या बात की गई है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म का जो टॉपिक है वो उठाया जा रहा है एग्जामिनेशन में। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और इनफैक्ट यही सिमिलर क्वेश्चन सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा गया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। Which one of the following statements is correct regarding the slope and point elasticity? Slope and point elasticity on all the points on a rectangular hyperbola shaped demand curve of a product. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व की बात की गई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व कैसा होता है? इस तरीके का दिखता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व कब देखने को मिलता है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी नेचर की होती है, इक्वल टू 1 होती है, तब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व देखने को मिलता है। अब आपसे पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व के केस में स्लोप और पॉइंट इलास्टिसिटी जो है सभी पॉइंट्स पे कैसे फंक्शन करती है। सो आपको ऑप्शन 1 दिया गया है, स्लोप्स रिमेन्स द सेम व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी गोज ऑन चेंजिंग। ऑप्शन 2 आपको दिया गया है, स्लोप गोज ऑन चेंजिंग व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। ऑप्शन 3 आपको दिया गया बोथ स्लोप एंड पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। ऑप्शन 4 आपको दिया गया बोथ स्लोप एंड पॉइंट इलास्टिसिटी गोज ऑन चेंजिंग। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, तभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व भी बना दी, और आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व कब देखने को मिलती है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी नेचर की होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सभी पॉइंट्स पे इक्वल टू 1 होगी। यही होता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तभी हमें मिलता है डिमांड कर्व। जब पॉइंट इलास्टिसिटी जो है हमारी इक्वल टू 1 रहेगी सभी पॉइंट्स पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 रहेगी सभी पॉइंट्स पे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनता है। और यहाँ पे देखिए स्लोप तो चेंज हो रही है ना, हमारी स्टीपनेस तो चेंज हो रही है स्लोप की, तो स्लोप गोज ऑन चेंजिंग व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। इस तरीके से फंक्शनिंग होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इनफैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व के कॉरेस्पॉन्डेंस हम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्लोप होता है, स्लोप हमारी सेम रहती है, लेकिन जो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। हम डिफरेंट इलास्टिसिटीज पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, फिर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, लेस देन 1, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंट पॉइंट इलास्टिसिटीज देखने को मिलती है जब हमारे पास कांस्टेंट स्लोप होता है और स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। सो कोर्स में भी देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिटेल में कवर था, और इनफैक्ट यही सिमिलर क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज वाले कोर्स में भी आपके साथ डिटेल में कवर डिस्कस किया गया था। Now next question, the kink-shaped revenue curve of a firm relates to which one type of the market structure? परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होने के चांसेस बनते ही नहीं थे। किंग्ड डिमांड कर्व या किंग्ड शेप्ड रेवेन्यू कर्व बोलिए, इसे हम ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। सो काफी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पॉपुलर मॉडल है किंग डिमांड कर्व मॉडल बहुत ही, और कोर्स में भी डिटेल में आपके साथ कवर्ड है ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस
to forecast the method for a product systematically and scientifically. So demand forecasting से related question आपसे यहाँ पर पूछा गया है. As such commerce syllabus में आपके पास demand forecasting का topic mention नहीं है. UGC नेट मैनेजमेंट में हम ये topic cover कराते हैं. बट इस बार अगर एग्जामिनेशन में डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो चांसेस हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है. ठीक है जी. सो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ स्टेप्स गिवन है, उन्हें आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. सो देखिए क्या स्टेप्स गिवन है. मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, देन एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स ये तो सबसे लास्ट में होता है, तो ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप बनेगा. ठीक है, तो 5 स्टेप्स आपको गिवन है, तो 5th स्टेप हमारा ये होने वाला है. उसके बाद है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स की डिटेलिंग देना. ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि आपको एक्चुअली में डिमांड फोरकास्टिंग जो करनी है वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको फोरकास्ट करना है. ठीक है ना. सो नेक्स्ट उसके बाद है डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव. कौन सा टाइम पीरियड आप कंसीडर कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेप बन जाएगा. देन आता है आपके पास कि आपको मेथड चॉइस करना है डिमांड फोरकास्टिंग का, कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं फोरकास्टिंग के लिए. सो नंबर 3 हमारे पास ये हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा की एडजस्टमेंट करेंगे. नंबर 4 ये बनेगा और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट सीक्वेंस हमें ऑप्शन 2 प्रोवाइड करें. सबसे पहले आएगा सी, दैट इज स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, देन डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, देन मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, देन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा एडजस्टमेंट, और लास्ट में एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं. असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन में आपको बोला गया द थियरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली आर फाउंड टू बी इनएप्लीकेबल टू रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस. रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस में ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाली थियरीज हैं दे आर फाउंड टू बी इनएप्लीकेबल, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन थियरीज वेरी करती हैं. ठीक है, सभी थियरीज के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉस एंड कॉन्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली हमारी करेक्ट बनती है. रीजन बोला गया कि रियल लाइफ oligopoli market structure is characterized by small number of sellers, interdependence of decision making, barriers to entry, indeterminate price and output, all leading to variety of situations. So ये variety of situations जो है prevail करती हैं real life oligopoli market situation में. तो एक situation के according जो theories की applicability है वो भी change होती रहती है. ठीक है, so assertion और reason में जो statements given है वो दोनों ही correct है. So accordingly correct option यहाँ पे हमारा बनेगा option number 1, that is both assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of A. सो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड असर्शन रीजनिंग फॉर्म में घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया. वैसे कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में. और कोर्स में देखिए ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की सभी क्वालिफिकेशन, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिटेल में आपके साथ कवर कर रखी हैं. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बहुत ज्यादा. तो ऐसे केस में जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है. तो कॉमोडिटी इस टाइम पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन सी होगी, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिफिन गुड या फिर लग्जरी गुड. सिमिलर क्वेश्चन हमने मेगा मॉक में भी लगाया था लास्ट, और इवन प्रीवियस ईयर डिस्कशंस में भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं. और आप देख रहे होंगे लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से एग्जामिनर जरूर इस टॉपिक को उठा रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को. तो आपको इस टॉपिक पे स्ट्रांग होना पड़ेगा. ठीक है ना. तो देखिए पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे. अब बात आती है इंफीरियर गुड और गिफिन गुड की. अच्छा, नॉर्मल गुड में आप देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और जो हमारा इनकम इफेक्ट है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कोर्स में डिटेल्ड में ये कॉन्सेप्ट कवर्ड है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट. नॉर्मल गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में, गिफिन गुड्स के केस में, इन तीनों केसेस में हमने इन इफेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. चलिए जी अगला सवाल. इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द इंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोज. ऑप्शन 1 टू कंज्यूमर्स, ऑप्शन 2 टू मोनोपोली प्रोड्यूसर, ऑप्शन 3 एट डेड वेट लॉस एंड ऑप्शन 4 इज टू कैपिटल. सो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है. सो आपको बताना है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो इंटायर कंज्यूमर सरप्लस है वो किसके पास जाता है. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहती है कि जो सेलर है वो हर कंज्यूमर से मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है जितना कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है. ठीक है ना. सेलर चार्जेस ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. और ऐसी स्ट्रैटेजी में सेलर जो है वो इंटायर कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर करता है.
और डिफरेंस क्या आता है, कितना कंज्यूमर सरप्लस बनता है, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट कंज्यूमर इज एक्चुअली पे। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, सरप्लस, ये सरप्लस है। और ये सारा का सरप्लस किसके पास जाता है, सेलर के पास जाता है। अब यहां पर आप देखिए ऑप्शंस में क्या आंसर बनेगा हमारा, टू मोनोपोली प्रोड्यूसर। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का वन ऑफ द फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उसी में पढ़ते हैं। तो मोनोपोली प्रोड्यूसर के पास जाता है यहाँ पर सारा का सारा सरप्लस। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। सो अगेन देखिए, शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, और कोर्स में डिटेल में आपके साथ कवर्ड था कि जो हमारा इंटायर कंज्यूमर सरप्लस है वो किसके पास जाता है, सेलर के पास जाता है। ठीक है जी। सो अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। चलिए जी अगले सवाल पर आ जाइए। अ सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक एक्टर्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर each choose their best strategy given the strategies that all other actors have chosen is called। सो आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है या ये जो डेफिनेशन है कौन सी टर्म को सपोर्ट कर रही है। नंबर 1 नैश इक्विलिब्रियम, नंबर 2 प्रिजनर्स डायलेमा, नंबर 3 डोमिनेंट स्ट्रैटेजी या फिर प्रीडेटरी स्ट्रैटेजी। सो देखिए क्या बोला गया है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे इकोनॉमिक एक्टर्स जो है या फिर जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हर प्लेयर जो है बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज कर रहा है, ठीक है, कंसिडरिंग कि बाकी जो एक्टर्स हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को नैश इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे जो प्लेयर्स हैं वो बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कंसिडरिंग कि बाकी एक्टर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। अब प्रिजनर्स डायलेमा की बात करें, प्रिजनर्स डायलेमा डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, यानी कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी यानी सेल्फ इंटरेस्ट, जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट में होती है वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट में होती है वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिवली वो सेल्फ इंटरेस्ट में जो उनके लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होती है उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली वो फॉलो करते हैं बाय कोऑपरेटिंग। और प्रीडेटरी स्ट्रेटजी की बात करें, ये तो सिंपल है कि जब फर्म्स जो होती हैं जानबूझ के अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम रखते हैं ताकि वो कंपटीशन को खत्म कर सके, ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट कर सके, वो प्रीडेटरी स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन दी गई है वो हमारी नैश इक्विलिब्रियम टर्म को डिफाइन कर रही है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पर देखिए नैश इक्विलिब्रियम, प्रिजनर्स डायलेमा, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर्ड थे आपके साथ कोर्स में। और मजे की बात तो ये है यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया गया था, मैचड फॉर्म में ये क्वेश्चन आया था, और नैश इक्विलिब्रियम, प्रिजनर्स डायलेमा, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स वहां पर भी कवर किए गए थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन Q is equal to A, K to the power alpha, L to the power beta, where A and B are output elasticities of capital and labor। K हमारा कैपिटल को डिनोट कर रहा है, L लेबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एंड A डिनोटिंग द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड B इज डिनोटिंग द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया इफ ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, द अंडरलाइंग रिटर्न्स टू स्केल विल बी। अगर आउटपुट इलास्टिसिटीज का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर लेस देन 1 होती है तो वो कहलाई जाती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अगर इक्वल टू 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो यहाँ पे हमें बताया गया है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, सो जो अंडरलाइंग रिटर्न्स टू स्केल होगा वो क्या होगा, increasing returns to scale। So correct answer here is option number 1। So again direct question, simple question और most frequently asked question, ठीक है ना, और हमारी डिस्कशन में भी हमने काफी बार इसे कवर किया हुआ है, हमारे सेशंस में भी इसे बहुत बार कवर किया हुआ है। तो अगेन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आई होगी। ठीक है, फ्री के नंबर मिल रहे हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि इकोनॉमिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। ठीक है, और आप देखिए 2021 एग्जामिनेशन में भी यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और कोर्स में तो डिटेल में कवर्ड है ही है, और हमारी डिस्कशन में भी इस टॉपिक को हमने बहुत बार उठाया हुआ है, एग्जामिनर का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, फ्री के नंबर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन से।
Okay, now next question. Increasing returns to scale arise because as the scale of operation increases, it causes. So increasing returns to scale topic से related question है. बहुत ही simple question आपसे पूछा गया है. Simply आपको बताना है कि increasing returns to scale के क्या causes यहाँ पर बनते हैं. तो कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यानी कि जो आउटपुट का प्रोपोर्शन अगर फर्म बढ़ा रही है तो उससे आउटपुट जो है फर्म का वो लार्जर प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है. अगर आप इनपुट्स जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहे हैं और आपका जो आउटपुट है वो 40% से इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है. अब उसका रीजन क्या है? अच्छा, और इसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है, वो लोअर डाउन हो जाती है. अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? मोर डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना, आपने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय किए, लेबर ज्यादा एम्प्लॉय की, और जो लेबर है वो आपकी स्पेशलाइज्ड है. ठीक है. प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. लोअर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम है आपके लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट है मोर डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली. ये रीजन नहीं, ये कॉज नहीं हो सकता. ठीक है ना, ये तो फिर डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे आता ना नो डिफिकल्टी इन मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली, फिर ये कॉज हो सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है मोर डिफिकल्टी, so this cannot be the cause of increasing returns to scale. और लास्ट है more economies in advertising, तो ये भी बिल्कुल हमारा ठीक है. So A, B, C and E are the causes of increasing returns to scale. So accordingly correct answer हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4. सो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल टॉपिक से रिलेटेड, और कोर्स में भी डिटेल में आपके साथ कवर्ड है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मीनिंग और क्या उसके कॉजेज बनते हैं, वो सभी कॉजेज आपके साथ डिटेल में कवर्ड किए गए थे. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, और मोस्टली स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर आपको गिवन है वो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. सो मेरे साथ साथ स्टेटमेंट्स को रीड करिए और साथ साथ आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट गिवन है, अ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. देखिए, माना कि जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर होती हैं. ठीक है. एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, फुल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. देखिए, हम तीन सिचुएशंस पढ़ते हैं, ये तीन सिचुएशंस हम पढ़ते हैं. ये लॉसेस वाली सिचुएशन है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन है, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन है. ठीक है. तीनों सिचुएशंस में कहीं पे भी मोनोपोली फर्म प्रिवेल कर सकते हैं. अब इन तीनों केसेस में देखिए आप यहाँ पर, ये एमसी है हमारा, ठीक है ना, एमसी इज इक्वल टू एम आर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे एमसी है, यहाँ पर, यहाँ एमसी यहाँ पर है, और यहाँ पे एमसी यहाँ पर आ रहा है. ठीक है. तीनों केसेस में जो प्राइस है वो अबव मार्जिनल कॉस्ट है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली फर्म डिमांड कर्व पे कहीं पे भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं. ठीक है ना. मोनोपोली फर्म जरूरी नहीं है कि कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ये कंडीशन जरूरी है कि जो प्राइस है वो अबव मार्जिनल कॉस्ट होता है. ठीक है. प्राइस जो है वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ मोनोपोलीज मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस द एवरेज रेवेन्यू कर्व. बिल्कुल, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो हमारा स्लोप होता है एमआर कर्व का वो ट्वाइस होता है देन दैट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व. सो बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मोनोपोलीज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, बिकॉज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोली फर्म्स जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन में प्रिवेल करते हैं जब लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है. ये सिचुएशन तो ठीक है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर, एमसी इज इक्वल टू एमआर, ये तो ठीक है, बट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. तो सी स्टेटमेंट भी हमारी अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज अ मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर. तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है सभी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए कि एमसी एमआर के इक्वल होना चाहिए और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो. सो डी स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. कॉम्पिटिटिव फर्म यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात की जा रही है, परफेक्टली कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है. अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखिए हमारा कौन सा प्राइस चलता है, जब हमारा जो डिमांड और सप्लाई, ये जो दो मार्केट फोर्सेस हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वही प्राइस जो है फर्म्स फॉलो करती हैं. परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है और एमआर भी यहाँ पर इक्वल है. ठीक है. लेकिन मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है. तो इसीलिए जो
सो गाइज अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए और सी इनकरेक्ट है, बी डी ई स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस काफी काफी सिमिलर है रीसेंट प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन से। या तो टॉपिक ही सेम उठाया हुआ एग्जामिनर ने, या क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है, या फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की सेम है ना। तो ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट्स हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर्स अच्छे से लगाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे से लगाए हुए हैं तो आप बहुत इजीली अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। और कोर्स की बात करें तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर तो हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, हर एक स्टेटमेंट जो है आपके साथ डिटेल में कवर्ड थी कोर्स के अंदर। सो मेरे अकॉर्डिंग अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। रैशनल कंज्यूमर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, और आपसे पूछा गया कि कंज्यूमर रैशनैलिटी में इनमें से कौन सी एजम्पशंस फॉलो हो रही है। नंबर 1 नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स, नंबर 2 ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, नंबर 3 कार्डिनल मेजरमेंट, नंबर 4 सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव, एंड नंबर 5 इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना सबसे पहले आप ये सोचो कि रैशनल कंज्यूमर कौन होता है। एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। एंड वो हमेशा वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। और ये मान के चला जाता है कि एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है ही इज वेल अवेयर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में उसको सारा कुछ पता है। सो अकॉर्डिंगली वो वही कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है जिससे उसे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड ही ऑलवेज वांट मोर ऑफ अ मोर एंड मोर गुड बिकॉज ही वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब वापस assumptions पे आइए। आपने रैशनल कंज्यूमर को डिफाइन कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कौन सी assumptions फॉलो हो रही है। नंबर 1 नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स, बिल्कुल ही ऑलवेज वांट मोर ऑफ अ मोर गुड। नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स का मतलब है कि आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं हो रही है, यू ऑलवेज वांट मोर ऑफ एंड मोर गुड। तो यही हमने रैशनल कंज्यूमर बात करी, तो पहली assumption बिल्कुल फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी बिल्कुल फॉलो हो रही है। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि एट अ मोमेंट अगर एक कंज्यूमर को ए बी से ज्यादा पसंद है और बी सी से ज्यादा पसंद है, तो ऑफ कोर्स वो हमेशा ए को सी से ऊपर ही रखेगा, ठीक है ना। सी के कंपैरिजन में वो ए को ही पसंद करेगा, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये assumption भी हमारी फॉलो हो रही है बिल्कुल। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मेजरमेंट ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप जो यूटिलिटी है वो किस बेसिस पे आप मेजर कर रहे हैं। कार्डिनल बेसिस पे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर रहे हैं या ऑर्डर बेसिस पे कर रहे हैं। तो कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट ये कोई एजम्पशन नहीं है, ठीक है ना, रैशनल कंज्यूमर रैशनैलिटी की। और यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव तो बिल्कुल है, रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ए बी डी जो है हमारी कंज्यूमर रैशनैलिटी के एजम्पशंस में फॉलो हो रही हैं। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सो अगेन यहाँ पर भी देखिए कंज्यूमर रैशनैलिटी का क्वेश्चन यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा गया था। सो अगेन वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। और कोर्स की बात करें तो इकोनॉमिक रैशनैलिटी, कंज्यूमर रैशनैलिटी, रैशनल कंज्यूमर, इन टर्म्स को काफी जगह आपके साथ डिस्कस किया गया था। सो अगेन मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, और उसका रीजन दिया गया है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और साथ ही मेंशन किया गया इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस क्वेश्चन के फ्री के नंबर थे, बिल्कुल फ्री के नंबर थे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मीनिंग नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा हुआ, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। देखिए कैसे। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों ही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के तरीके हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा फाइनेंशियल मेजर है विच टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है हमारा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है विच टेक्स इनटू अकाउंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पे आ जाइए। रीजन में बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में देखिए आप रिवेन्यू में से सिर्फ आप एक ही चीज लेस कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप देखिए रिवेन्यू में से आप दो चीजें लेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हमारी असर्शन और रीजन में दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और इवन जो
रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। ठीक है, अब जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब नहीं क्लियर था ना, वो भी पता लगा सकता था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट स्मॉलर क्यों है अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमें गिवन, और ये दो इक्वेशंस हमें डायरेक्ट बता रही हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इनफैक्ट एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया था। ठीक है जी, सो अगेन मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। और कोर्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट आपके साथ डिटेल्ड में कवर्ड था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स गिवन है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इन संक कॉस्ट। और लिस्ट 2 में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है कौन सी कॉस्ट क्या बताती है। तो पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो वो रिसोर्सेज आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, और उन रिसोर्सेज के लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट, मेकिंग पेमेंट आउटसाइड द फर्म, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट इंकर की जा रही है उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आउटसाइड द फर्म, वो हमारी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और अगर रिसोर्सेज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं, उनके लिए जो आप एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं, कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि सेल्फ फंड रिसोर्सेज जब आप यूज करते हैं और उसमें जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहां पर देखिए आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारा मैच होगा 3 के साथ, कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। आउटले ऑफ मनी यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट की जा रही है, उस खर्चे को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो ए मेरा मैच होगा 3 के साथ। देन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले ऑफ मनी। ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ ऑन रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो हमारी कहलाई जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बी हमारा मैच होगा 1 के साथ। बात करते हैं इसके बाद संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट क्या होती है, जिस कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, जो आपने पास्ट में कॉस्ट इंकर करी है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कोई आपने किया है, कोई भी ऐसा खर्चा किया है पास्ट में फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कहलाई जाती है संक कॉस्ट। इसे परमानेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सो डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। और टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो आप जितने भी रिसोर्सेज आप यूज करें, जो भी इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उस पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू हमारी टोटल कॉस्ट कहलाई जाएगी। सो सी हमारा मैच होगा 4 के साथ। सो देखिए अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग हमें ऑप्शन 3 प्रोवाइड कर रहा है। ए हमारा मैच कर रहा है 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी हमारा मैच हो रहा है 4 के साथ, और डी हमारा मैच हो रहा है 2 के साथ। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो बहुत ही डायरेक्ट मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक टर्म्स आपसे क्वेश्चन में पूछी गई। और कोर्स में भी देखिए हमने सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, संक कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की बात भी हमने की हुई है कोर्स में। सो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। सो गाइज यहाँ पर हमने अपने आज के डिस्कशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं जो आपसे यूजीसी नेट कॉमर्स 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आई होप सभी क्वेश्चंस की क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल गई है। एंड ऑन एंड ऑल अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, इजी टू अटेम्प्ट थे। सो मेरे अकॉर्डिंग जिसने सभी कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ था, उन्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जिनसे फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। डिस्कशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।